जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत के सुरक्षा लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण कच्चा तीवू द्वीप को लेकर श्रीलंका ने भारत को चेतावनी दी है। कह दिया है कि हम नहीं छोड़ेंगे कच्चा तीवू द्वीप। जी हां, कानूनी तौर पर ये हमारा है। भारतीय मछुआरे समुद्री सीमा लांघकर हमारे संसाधन लूट रहे हैं, जैसा दिया है। दोस्तों, दलील बताएंगे सबसे बड़ी खबर और इस पर क्या रहने वाला है भारत का रिएक्शन, वहीं आपको बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ रिकॉर्ड व्यापार, शहबाज शरीफ का दावा निकला खोखला। बताएंगे क्या कहा था शहबाज शरीफ ने और क्या हुआ हकीकत में। दोस्तों, उधर आपको बताएंगे पाकिस्तान में कंगाली में आटा गीला आतंक पालने के आरोप झेल रहे पाकिस्तान को माइक्रोसॉफ्ट का लगा तगड़ा झटका। कंपनी ने मुल्क को कह दिया गुड बाय पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में हड़कंप और दोस्तों भूचाल मच गया है। बताएंगे पाकिस्तान छोड़ने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा है। दोस्तों, क्या वजह बताई है। आतंक के आका आतंकिस्तान को छोड़ने पर क्यों मजबूर होना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट को। तो उधर आपको बताएंगे यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता का त्रिनिदाद और टोबैगो ने किया पूर्ण समर्थन। संस्था पर बढ़ेगा दबाव, कैसे ये पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, तो उधर चीन में शी जिनपिंग दोस्तों काफी दिनों से लापता है। बताएंगे कहां छुपे बैठे हैं शी जिनपिंग। क्या कोई नई चाल तो नहीं चल रहा है या फिर सेना के विरोध के बाद कुछ हो तो नहीं गया। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते कि पाकिस्तान जैसा झूठा और मक्कार देश कोई नहीं, जो कहता कुछ है और करता कुछ है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरात ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश किसी भी कीमत पर कच्चा तीवू द्वीप को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भारत में इस मुद्दे पर चल रही बहस को यहां की राजनीतिक पार्टियों के बीच का मामला बता डाला। हेरात ने कहा कि हमारे पास इस मुद्दे को सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते खुले हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका का हिस्सा है और हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। हेरात ने भारतीय मछुआरों पर कच्चा तीवू द्वीप के पास श्रीलंका समुद्री सीमा में घुसकर मछली पकड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मछुआरे न सिर्फ यहां संसाधनों को लूट रहे हैं, बल्कि समुद्री पौधों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह बयान भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों की गिरफ्तारी के विवाद के बीच आया है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के मछुआरे अक्सर गलती से एक दूसरे के जल क्षेत्र में एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी होती है। यह मुद्दा दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। यहाँ कई सारे द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप का नाम है कच्चा तीवू द्वीप। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट्स के मुताबिक कच्चा तीवू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। यह द्वीप 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना जिले से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पाक 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर ही पाक स्ट्रेट रखा गया। अब आप कहेंगे कि इंदिरा गांधी ने इस महत्वपूर्ण द्वीप को श्रीलंका को क्यों सौंप दिया। तो आपको बता दें 1980 के दशक में भारत दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति पर काम कर रहा था। श्रीलंका के साथ सीमा विवाद को खत्म करना इस प्लान का हिस्सा था। 1974 से 1976 के बीच उस समय की भारतीय पीएम इंदिरा गांधी और श्रीलंका के पीएम श्री माव भंडार नायके ने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए थे। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकता है। दोस्तों, आपको बता दें जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया था, तो तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया था। तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने पीएम इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह
इलाका श्रीलंका को नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को यहाँ मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। इसी वजह से भारतीय मछुआरे वहां जाते रहते थे, लेकिन 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। यानी कि एक तो खैरात में ये द्वीप दिया दोस्तों भारत ने श्रीलंका को। हालांकि इंदिरा सरकार की इसको आप गलती कहेंगे या बचपना कहेंगे या फिर सही डिसीजन कहेंगे, ये डिसीजन हम आप पर छोड़ते हैं दोस्तों। कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने इतने महत्वपूर्ण कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंप कर क्या सही डिसीजन लिया या फिर उनका आप ये गलत डिसीजन कहेंगे दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट में लिखकर बताइएगा। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करिएगा। हम आपके एक एक कमेंट को लाइक करेंगे। लेकिन आज दोस्तों श्रीलंका भारत को ही अकड़ दिखा रहा है। कच्चा थीवू द्वीप देते समय जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे उसके विरोध में दोस्तों भारतीय मछुआरों को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। जबकि क्लियरली लिखा हुआ है कि बेशक कच्चा थीवू हमने आपको गिफ्ट किया है, लेकिन भारतीय मछुआरों का वहां पर पूरा अधिकार है मछली मारने का, अपनी जीवनी चलाने का, जाल को सुखाने का। और आज आप देख लीजिए दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार के अच्छाई और भलाई करने का ये नतीजा कि आज भारतीय मछुआरे ही वहां पर गिरफ्तार हो रहे हैं। श्रीलंका ने धीरे धीरे कच्चा थीवू पर कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में श्रीलंकाई नौसेना ने कई बार तमिलनाडु के मछुआरों को कच्चा थीवू के पास पकड़ा, उन पर जुर्माना भी लगाया। कई बार हिंसक घटनाएं भी हुई हैं। इससे तमिलनाडु के मछुआरे समुदाय में गुस्सा बढ़ चुका है और उन्होंने राज्य सरकार से इस मुद्दे को उठाने की बात की है दोस्तों, उठाने की मांग की है। इस पर आपकी क्या डिसीजन है दोस्तों? क्या आप भी यही मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार को कच्चा थीवू द्वीप वापस लेना चाहिए? क्योंकि ये द्वीप भारत के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगिता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कच्चा थीवू द्वीप की स्थिति भारत को समुद्री सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है, खासकर जब यह द्वीप भारत के दक्षिणी तट के पास स्थित है। कच्चा थीवू द्वीप की स्थिति भारत के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह द्वीप समुद्री मार्गों की निगरानी करने में भारी मदद कर सकता है अपने भारत की। हमें पता है दोस्तों यह खबर सुनकर आपको भी बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा कि इतना प्यारा और बड़ा और अच्छा सा और भारत के सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण द्वीप को कैसे भारत की इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया। दोस्तों बात ये भी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि द्वीप सौंपने के बाद श्रीलंका को उपकार मानना चाहिए भारत का, उल्टा भारत को ही धौंस दिखा रहा है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत और पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी रिकॉर्ड व्यापार हुआ, ट्रेड हुआ। भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हर तरह के व्यापार को बंद करने का दावा किया था, लेकिन उनका यह दावा खोखला साबित हुआ है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान में जुलाई 2024 से मई 2025 के बीच जमकर व्यापार हुआ है। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक ये 3 साल में सबसे ज्यादा है। इसमें भी रोचक बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत से 21 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा का आयात किया है। वहीं भारत की बात करें तो नई दिल्ली का आयात मात्र 50 लाख डॉलर ही है। जी हाँ, पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भारत से आयात के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इसमें पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2025 के पहले 11 महीने में पाकिस्तान ने 21 करोड़ 15 लाख डॉलर का आयात भारत से किया। ये साल 2024 के 20 करोड़ 70 लाख और साल 2023 के 19 करोड़ डॉलर से काफी ज्यादा है। भारत ने जब मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तब भी पहले सप्ताह में 1 करोड़ 50 लाख डॉलर का आयात हुआ था। वहीं पाकिस्तान के भारत को निर्यात की बात करें तो ये पूरे साल का बहुत ही मामूली रहा है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि भारत पर बहुत ही बुरे तरीके से निर्भर है पाकिस्तान और दुनिया से कहता है कि हम भारत से व्यापार ही नहीं करेंगे। उसको पता है अंदर खाने की अगर वाकई में भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया तो जो थोड़ी बहुत उम्मीदें पाकिस्तान की आवाम को बची हुई थी शहबाज शरीफ हुक्मरानों से, वो भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, शहबाज शरीफ की अगर रियलिटी बताएं दोस्तों तो अंदर खाने भारत की वजह से ही आज पाकिस्तान की जनता थोड़ी बहुत भी जी रही है, वरना धड़ाधड़ मौत की खबरें भी पाकिस्तान से आनी शुरू हो सकती है। जिस प्रकार से कंगाली का हालत है पाकिस्तान के अंदर, भारत पड़ोसी होने के वजह से ही ट्रेड करके पाकिस्तान अपनी जीवनी चला पा रहा है ताकि उसको ज्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है। ऐसे में भारत को तो वो छोड़ ही नहीं सकता, चाहे वो ऊपर से कुछ भी कह दे। रियलिटी दोस्तों इस खबर ने आपको बता ही दिया, जबकि भारत ऐसा शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, लेकिन तब भी भारत ने पाकिस्तान से कोई ज्यादा मात्रा में ट्रेड नहीं किया। इसीलिए दोस्तों ऐसी ही हरकतों की वजह से ये कहावतें बनी है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं और जो बरसता है वो गरजता नहीं। जी हाँ, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर इतना ही नहीं, आतंक पालने के आरोप झेल रहे पाकिस्तान को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दे दिया बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान को कह दिया गुड बाय। जी हाँ, 25 साल पहले अमेरिकी बिग टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कामकाज शुरू किया था और अपना दफ्तर भी खोला था। वहीं अब पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट लाने वाले सीईओ ने ही ऐलान कर दिया है कि 25 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान छोड़ने वाली है। कंपनी द्वारा कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट को राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के पाकिस्तान में बोरिया बिस्तर समेटने के चलते पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन आ चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के जाने से तकनीकी क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के पूर्व डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इस पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने 7 मार्च साल 2000 को पाकिस्तान में अपना कामकाज शुरू कर दिया था। इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट के पहले कंट्री हेड जवाद रहमान ने कहा कि आज मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में अपना कामकाज बंद कर दिया है। बचे हुए कर्मचारियों को भी बता दिया गया है। दोस्तों, इस तरह एक युग का अंत हो गया है। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट 9000 कर्मचारियों की छुट्टी करने वाला है, जिसके तहत ही पाकिस्तान के दफ्तर को बंद किया जा रहा है। 2000 में जब यह ऑफिस पाकिस्तान में स्थापित हुआ था दोस्तों, उसके ही क्षण पाकिस्तान में खुशियों का माहौल था। लेकिन अब जब माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में अपना ऑफिस बंद कर रही है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा धक्का लगा है पाकिस्तानियों को। और अब शहबाज शरीफ से जवाब मांगेंगी पाकिस्तान की जनता की, भैया बता, क्या इसीलिए हमने तेरे को प्रधानमंत्री बनाया कि बाहर की कंपनियों को पाकिस्तान लाने के बजाय उल्टा जो लंबे समय से और रिनोड कंपनियां पाकिस्तान में स्थापित थी उनको भी निकलवा दिया। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम बाहर से सर्विस देते रहेंगे लेकिन पाकिस्तान में ऑफिस नहीं रखेंगे। जी हां दोस्तों, इससे पाकिस्तान के कर्मचारी जिनको जॉब मिली हुई थी माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहे थे, वो सब अब बेरोजगार हो जाएंगे। जी हां, 9000 के आसपास कर्मचारियों की छुट्टी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। आप ये कह सकते हैं कि आतंकवाद को पालने वाला यह आतंकिस्तान अब आतंकवादियों को ही पाले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपनियों को तो ये पाल नहीं सकता। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां 21 दिन से खराब पड़े ब्रिटेन के F-35B फाइटर जेट को शिफ्ट करने की तैयारी। कल केरल पहुंचेगी रॉयल नेवी की टीम। दोस्तों, ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35 फाइटर जेट जो पिछले 21 दिनों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है, अब वहां से हटाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर कल रविवार को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगा। इसमें करीब 25 तकनीकी विशेषज्ञ आएंगे जो इस लड़ाकू विमान की खराबी का आकलन करेंगे। जानकारी के मुताबिक ब्रिटिश तकनीशियन तय करेंगे कि इस F-35 जेट की मरम्मत भारत में की जा सकती है या फिर इसे वापस ब्रिटेन ले जाना होगा। भारत ने इसे पास की MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा में ठीक करने का प्रस्ताव भी दिया था। यह खबर हमने आपको बार बार बताई थी दोस्तों, जब भी कोई नया अपडेट निकलकर सामने आता है। लेकिन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो F-35 को आंशिक रूप से खोलकर उसको टुकड़ों में बांटकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन भेजा जा सकता है। ये विशेषज्ञों की टीम विशेष उपकरणों के साथ पहुंच रही है और तय करेगी कि क्या विमान की मरम्मत भारत में की जा सकती है या फिर इसे आंशिक रूप से खोलकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए यूके भेजना पड़ेगा। दोस्तों, उधर बता दें, यूएनएससी में भारत की परमानेंट मेंबरशिप यानी कि अस्थायी सदस्यता का त्रिनिदाद और टोबैगो ने किया पूर्ण समर्थन। संस्था पर अब बढ़ेगा प्रेशर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की त्रिनिदाद एवं टोबैगो की ऐतिहासिक द्विपक्षीय यात्रा के दौरान इस कैरेबियाई देश ने खुलकर संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वहीं भारत ने भी 2027 से 29 के लिए यूनाइटेड नेशन में त्रिनिदाद एवं टोबैगो की अस्थायी सीट की उम्मीदवारी के लिए समर्थन देने का वचन दिया है, यानी इसके लिए टेम्परेरी सीट की उम्मीदवारी का समर्थन देने का वचन दिया है। दोनों देशों को फोकस संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने और अन्य आवश्यक सुधारों को लेकर है। इससे पहले तमाम अन्य देश भी भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में वैश्विक संस्था पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। जी हां, भारत और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की दोस्ती को प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा ने और गहरा कर दिया है। दोनों देशों के बीच इस दौरान बुनियादी ढांचे, औषधि, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल परिवर्तन, एकीकृत भुगतान प्रणाली यानी UPI, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए दोस्तों त्रिनिदाद एवं टोबैगो को थैंक यू कहना मत भूलिएगा कमेंट में, और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं दबाया है तो जरूर बटन दबा दीजिए दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, इस देश की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं अर्जेंटीना के 2 दिन के दौरे पर। यहां पर बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ लिथियम सप्लाई पर भी समझौता संभव माना जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर अर्जेंटीना पहुंच गए हैं। यहां होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय को लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया, भारत माता की जय के नारे लगाए, जय श्री राम कहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का यह दूसरा अर्जेंटीना का दौरा है। इससे पहले वे 2018 में G20 समिट में हिस्सा लेने अर्जेंटीना गए थे। पीएम मोदी जी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके अलावा वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी जी की यात्रा
यात्रा के दौरान भारत अर्जेंटीना के बीच डिफेंस, एग्रीकल्चर, एनर्जी, परमाणु सहयोग, व्यापार और निवेश पर चर्चा हो सकती है। दोनों देशों में लिथियम सप्लाई पर भी समझौता संभव माना जा रहा है। अर्जेंटीना के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। मोदी जी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर हैं। वे घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो होने के बाद अब अर्जेंटीना पहुंचे हैं। इसके बाद उनका अगला पड़ाव ब्राजील है, जी हां, जहां पर वो ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे और फिर रात में डिनर भी करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको पता है क्या लिखना है कमेंट में? ऑल द बेस्ट पीएम मोदी और साथ ही साथ हैप्पी जर्नी मोदी जी जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां भारत के चिकन नेक पर चुपचाप शिकंजा कसता जा रहा है चाइना। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश को रहा है साथ। क्या है उसका त्रिशूल स्ट्रेटजी, कैसे बढ़ा रहा है ये भारत की संकट? दोस्तों बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करके चीन ने यह साफ कर दिया है कि भारत को लेकर उसकी मंशा कितनी खतरनाक है। चीन लगातार बेरोक टोक भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पैर पसार रहा है, जिससे भारत के चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, उस पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। चिकन नेक कॉरिडोर ही भारत को उत्तर पूर्वी भारत से जोड़ता है और ये कॉरिडोर सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ा है। चाइना इसी पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। नए रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पूर्वी नेपाल, दक्षिणी भूटान और उत्तर पश्चिम बांग्लादेश से चीन की गतिविधियां चिकन नेक कॉरिडोर पर 3 तरफ से शिकंजा कस रहा है, यानी भारत की अखंडता खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। ये नए खतरे भारत, भूटान और तिब्बत के त्रिजंक्शन पर डोकलाम में मौजूदा खतरे से अलग है, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला था। बाद में चीन डोकलाम से हट गया था, जिस पर वो गुप्त रूप से दावे करता है। दोस्तों उधर बता दें, सिंधु जल समझौते पर रोक से बौखलाए शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में उगला जहर। सामने बैठे थे खलीफा एर्दोगन। जी हां, सिंधु जल संधि पर रोक से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आर्थिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में यानी ईसीओ में शामिल होने के लिए अजरबैजान के दौरे पर हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने भारत के ऊपर पानी के हथियारीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने सिंधु जल समझौते पर रोक के भारत के हालिया फैसले का जिक्र किया और इसे पूरी तरह से संधि का उल्लंघन बताया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले के एक दिन बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें अधिकांश पर्यटक थे। शहबाज शरीफ ने यहां कहा कि यह उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए जीवन रेखा है। भारत की कार्रवाई युद्ध के बराबर है। तो वहीं आपको बता दें, शी जिनपिंग के गायब होने के पीछे चीन के आर्मी जनरल है या फिर कोई और वजह है? 3 महीने से चल रही थी साजिश, भारत के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। दोस्तों भारत के पड़ोस में वाकई में खुद को पावरफुल मानने वाले चीन में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। शी जिनपिंग के 21 मई से 5 जून तक गायब रहने और अब 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स की होने वाली बैठक से दूर रहने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मगर ऐसा दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के जनरलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के पीछे एक छोटा सा देश है ताइवान, जो चीन की आंखों में बरसों से गड़ रहा है। जिनपिंग के बारे में भी माना जाता है कि उन्होंने अपनी आर्मी को 2027 तक ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इससे एक विनाशकारी सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में भारत और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए काम कर रहे हैं। ये भी समझते हैं कि क्या जिनपिंग के गायब होने के पीछे क्या उनके ही आर्मी के जनरल से? दोस्तों आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक ओपिनियन के मुताबिक शी जिनपिंग बरसों से अपनी सेना के टॉप पर बैठी लीडरशिप पर तलवार चलाने में लगे हुए थे। इससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या वो अपने जनरलों पर सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए भरोसा कर सकते हैं या नहीं। पिछले 2 सालों में 2 रक्षा मंत्री और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया है। इनमें रॉकेट फोर्स के शीर्ष नेता भी शामिल है, जो चीन के परमाणु हथियारों को नियंत्रित करती है। अब यही जनरल्स में जिनपिंग को लेकर असंतोष पनप रहा है और वे जिनपिंग के खिलाफ मौन बगावत कर रहे हैं। दोस्तों वहीं इसी बीच की सारी बड़ी खबर, आपको खबर कैसी लगी बताते हुए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जितना ज्यादा हो सके। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जहां पर भी आपका ग्रुप है दोस्तों शेयर करिएगा, ताकि ये खबर हर किसी तक पहुंचे और पता चले कि दुश्मन देशों की अब क्या हालात हो चुके हैं। साथ ही साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।